पिछले पाठ में हमने पढ़ा था भोजन के घटक कि जो हमारा भोजन है वो कौन कौन से घटकों से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं। आपको याद दिलवा दूं, भोजन के घटक या पोषक तत्व थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण और रुक्षांश। और कौन से भोजन से कौन से पोषक तत्व हमने प्राप्त होते हैं। अब की बार इस पाठ के अंदर, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, हम पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में। कपड़े किस चीज़ से बनते हैं और कपड़ों को बनाने के लिए जो घटक है वो कितने प्रकार के होते हैं। और इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको ये काम कर लेना है, अपने घर पर उन सभी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो कपड़ों से बनी हैं। और फिर देखना है कि ये वस्तुएं जो कपड़े से बनी है उनका कपड़ा किस किस चीज़ से बना है। क्या आप उनको अलग कर सकते हैं? क्या सबके अंदर कुछ खास बात निकाल सकते हैं? क्या सभी कपड़े एक जैसे हैं? ऐसे सभी प्रश्न आपको अपने आप से करने हैं और ये प्रश्न आपको लिख लेने हैं। उम्मीद करता हूँ जो काम आपको दिया गया था आपने कर लिया है। आपने कपड़े देखे, आपने देखे कि वो कपड़े किस चीज़ से मिलकर बने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं तंतु से। तंतु, जिसे इंग्लिश में हम फाइबर बोलते हैं, वो छोटी से छोटी संरचना है जिससे मिलकर धागा बनता है। उसे तंतु या रेशा भी कहते हैं। आपने जो सीलने के लिए धागा होता है, जिसे हम रील भी बोलते हैं, गट्टी भी बोलते हैं, वो धागा आपने देखा होगा। वो धागा भी किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है। उन चीज़ों को हम तंतु बोलते हैं। इस स्लाइड के अंदर आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें बहुत पतले 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 धागे दिख रहे हैं, तो वो तंतु हैं या रेशे हैं। अगर आप रेशों को देखना चाहते हैं, तंतुओं को देखना चाहते हैं, आपके घर में रुई होगी, सबके घर में रुई मिल जाती है। उस रुई को लीजिए, उसको बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा खींचिए तो आपके हाथ में बहुत पतले 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 से तंतु आएंगे, धागे आएंगे बहुत ही पतले। आप देख पाओगे उनको अलग अलग, तो वो सारे तंतु होते हैं या रेशे होते हैं। तंतु के बाद बनता है धागा, इंग्लिश में इसको यान बोलते हैं। तंतुओं को आपस में कातने से धागा बनता है। अब कातना किसे कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो धागा क्या होता है, वो तंतु जो आपने अभी देखे हैं, उन तंतुओं को जब हम एक साथ मिला लेते हैं तो उससे धागा बनता है। अब हम देखते हैं कि जब हम कपड़ा बनाते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, वो कपड़ा किस तरीके से बनता है। हम तंतु लेते हैं यानी कि फाइबर, और उन तंतुओं को मिलाने से सूत बनता है, यानी कि फाइबर से यान बनता है। और उस सूत से हम धागा बना सकते हैं या हम वस्त्र बना सकते हैं। अब इस सूत और धागे में फर्क होता है। सूत और धागे में क्या फर्क है? सूत यानी कि यान एक ऐसा धागा है जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। आप कपड़ों के अंदर से कोई धागा खींचकर निकालो, एक वो धागा, और एक धागा आप जब कपड़े सीलते हैं उसके लिए जो रील या जो गट्टी या जो भी इसको आप घर पे बोलते हैं उसको लेके आओ। उन दोनों धागों में फर्क होता है। जो रील वाला धागा है वो बहुत मजबूत होता है और जो आपने कपड़े में से धागा निकाला है वो कमजोर होता है। तो जिन सूत से या यान से वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हीं से हम धागे भी बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया है तंतु से वस्त्र बनाने की। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने तंतु देखे थे रुई के, तो ऐसे तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं? इसे हम बोलते हैं तंतुओं का वर्गीकरण। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर, और एक होते हैं कृत्रिम तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक तंतु भी अपने को दो जगहों से प्राप्त होते हैं, या तो अपने को पौधों से मिलते हैं या वो हमें जंतुओं से मिलते हैं। पौधों से मिलने वाले तंतुओं या रेशों को हम पादप तंतु बोलते हैं। जंतुओं से मिलने वाले तंतुओं या रेशों को हम जांतव तंतु बोलते हैं। कुछ दूसरी तरह के तंतु है कृत्रिम तंतु यानी कि संश्लिष्ट तंतु, उन्हें इंग्लिश में सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इनका निर्माण मानव द्वारा रसायनों के द्वारा किया गया है।
इनको हम फैक्ट्रियों में या लेबोरेटरी में बनाते हैं रसायनों के द्वारा, वो हमें प्रकृति से नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक पादप तंतु जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, एक जांतव तंतु जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं पादप तंतु। पादप मतलब पौधे, पौधों से जो हमें तंतु मिलते हैं। सबसे आसान जो हमारे लिए है, जो या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है रुई यानी कि कॉटन। आपको पता होगा रुई हमें कहाँ से मिलती है, कपास से प्राप्त होती है। कपास हमारे खेतों में उगाई जाती है और इससे हम कपड़े बनाते हैं। सूती कपड़े आपने पहने होंगे, बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अपने भारत में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होती है, या पहले होती थी। आजकल हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कपड़े ज्यादा पहनते हैं। उसके बाद दूसरा है पटसन। पटसन के पौधे के तने से हमें एक रेशा मिलता है, तंतु मिलता है, जिससे कि हम धागे बनाते हैं। उससे आगे कई तरह की वस्तुएं बनती है, वो आगे हम पढ़ेंगे पटसन से क्या बनता है। एक होता है कोयर या काथी। ये नारियल के फल से प्राप्त होते हैं। आपने नारियल देखा होगा पूरा पका हुआ, उसके बाहर धागे से धागे होते हैं बहुत सख्त, तो उस नारियल से रस्सियां बनाई जाती है, ऐसी कुछ चीजें बनाई जाती है। एक फिर हम रुई रह गया। रुई हमें कहाँ से मिलती है, किस भाग से मिलती है? तो रुई हमें पौधे के फूल से मिलती है। पौधे का जो फूल होता है वो बाद में फल बनता है और उस फल के द्वारा एक फिर फूल खिलता है, जिससे हमें रुई प्राप्त होती है। तो रुई हमें पौधे के फूल से मिलती है, पटसन हमें पौधे के तने से मिलता है, काथी या कोयर हमें नारियल के फल से प्राप्त होती है। रुई हम सबने देखी है, आपके घर में होती है। मैं आपको बताता हूँ पटसन यानी कि जूट किसे कहते हैं। ये जो आप फोटो देख रही हैं, 3 फोटो हैं इसके अंदर। ए फोटो के अंदर बड़ी रस्सियां हैं, रोप्स हैं, बड़ी थोड़ी मोटी वाली रोप्स आपने देखी होगी। आप जब या तो ट्राली या ट्रक या कोई मजबूत चीज, या जब हम झूला डालते हैं तो इन रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। सी के अंदर छोटी पतली रस्सियां हैं, जिन्हें हम सूतली भी बोलते हैं, घर में बोरी सीलने के काम आती है। और जो बी फोटो है उसके अंदर रेशा दिखाया गया है, ये पटसन का रेशा है। तो ये पटसन से बनने वाली चीजें हैं। पटसन से बैग भी बनते हैं, भार उठाने के लिए या कुछ सामान डालने के लिए जो बैग हम बनाते हैं वो। इससे मैट भी बनते हैं, इससे बहुत सारी वस्तुएं बनती है। बोरियां भी इससे बनती हैं, कट्टे भी इससे बनते हैं। तो ये है पटसन के बारे में। उसके बाद आता है कोयर यानी कि काथी। ये रस्सी जो आप देख रहे हैं फोटो ए के अंदर, इस फोटो के अंदर इस रस्सी के अंदर आपको दिख रहा हो कुछ कांटे से निकले हुए हैं। तो ऐसी जो रस्सियां होती है वो नारियल के रेशों से बनती है। फोटो बी के अंदर आपको दिखाया गया है नारियल के रेशे, और जो फोटो सी है इससे बनने वाले मैट। अगर आपको ध्यान हो, पहले हम इस्तेमाल करते थे इन रस्सियों का, जब हम घर बनाते थे तो जो बल्लियां या जो खंबे खड़े किए जाते थे उनको बांधने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल होता था। इसे हम बोलते हैं कोयर। पादप तंतु के बाद अब बात आती है जांतव तंतु की। मुख्यतः जांतव से हमें 2 प्रकार के तंतु मिलते हैं, जिसे एक हम ऊन और दूसरा है रेशम। ऊन यानी कि वूल हमें मिलती है भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, याक से या खरगोश से। और रेशम हमें मिलता है रेशम कीट से। रेशम कीट को हम शहतूत के पेड़ पर पालते हैं। शहतूत की पत्तियों को खाकर वो जिंदा रहता है और उसके कोकून से हमें रेशम मिलता है। बात आती है संश्लिष्ट तंतु यानी कि कृत्रिम तंतु। इसे हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो कि मानव ने बनाया है, हमें प्रकृति से नहीं मिलता। पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सारे संश्लिष्ट तंतु हैं। आपने जो चिकनी सी रस्सियां देखी होगी वो नायलॉन की बनती है। आपका जो ब्रश है जिससे आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं वो भी नायलॉन से बनता है। जो सिंथेटिक कपड़ा होता है जिसे हम घर में आपने सुना होगा वो नायलॉन, पॉलिएस्टर या ऐसा कोई कपड़ा होता है। अब हम जानेंगे कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग, जिसे हम ओटना बोलते हैं। कपास ओटना मतलब कपास को पौधे से अलग करना। आपने घर पे सुना होगा कहते हुए कि कपास की चुगाई करनी है, कपास चुग कर लानी है। तो जो कपास की चुगाई होती है उसे ही हम ओटना बोलते हैं। उसके बाद आता है जिनिंग।
जिनिंग का मतलब है बीज अलग करना। कपास जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर एक बीज होता है, उसे हम बिनोला बोलते हैं और जिसे हम पशुओं के आहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उस बीज को कपास से अलग कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को जिनिंग बोलते हैं। इसके बाद आती है, और अब वो कपास बन गई है रुई। अब उस कपास को हम क्या बोलते हैं? रुई बोलते हैं। लिंट या स्पिनिंग यानी कि कताई। अब रुई से जब हम सूत बनाते हैं या धागा बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कताई। अब हमारे पास सूत तैयार हो गया है। हम एक सूत से या दो सूत से मिलकर जब कपड़ा बनाते हैं उसे हम वीविंग या बुनाई बोलते हैं। अब आप देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कपास गोलक दिख रहा होगा, यानी कि जहाँ से पौधे से जब हम कपास लेके आते हैं, और दूसरी फोटो के अंदर आपको कपास के बीज यानी कि बिनोले दिख रहे हैं। और इस कपास से के गोलक से कपास को निकालना कपास ओटना कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी कताई की। कताई किसे बोलते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई हम तकली से करते हैं, उसे हस्तकतुआ भी बोलते हैं। इसके अंदर हम कुछ तंतुओं को लेकर आपस में घुमाते हैं जिससे कि वो सूत या धागा बन जाता है। इसके लिए हम पहले इस्तेमाल करते थे चरखा। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कताई की है और इसके अंदर रुई से हम सूत बनाते हुए देखेंगे। अभी आपने देखा सूत बनते हुए। जब ये सूत बन जाता है उसके बाद हम बुनाई करते हैं यानी कि वीविंग करते हैं। वीविंग करने वाली मशीन को हम बोलते थे करघा। पहले घरों में बनाया जाता था, हथकरघा होता था। आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा हथकरघा कैसा दिखता है। उसके बाद जब हम बुनाई करते हैं तो अगर हम दो धागों को लेकर अलग अलग दो धागों से कपड़ा बनाते हैं तो उसे हम बुनाई यानी कि वीविंग बोलते हैं। और जब हम एक ही धागे से बुनाई करते हैं उसे हम निटिंग बोलते हैं। आप बता सकते हैं कभी आपने देखा हो एक धागे से कपड़ा बनते हुए? आपने जरूर देखा होगा। जब हम स्वेटर बुनते हैं, आपकी मम्मी, चाची या जब भी आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है, वो एक ही धागे से बुनी जाती है, तो वो निटिंग होता है। और जब हम दो धागे लेकर, अब दो धागों को लेकर कैसे बुनते हैं? आपने घर में चारपाई देखी होगी जिसे हम फोल्डिंग बोलते हैं, जो कि बंद हो सकती है। उसके अंदर जो पट्टे होते हैं जिससे कि हम उसे बनाते हैं, बुनते हैं, तो वो दो धागों को लेकर बनते हैं, एक सीधे और एक आड़े। उसे हम वीविंग बोलते हैं। बुनाई के लिए मैंने आपको कहा था, जो आप पहली फोटो में देख रहे हैं वो हथकरघा है जिसे हाथ से चलाते थे। यहाँ पर हम दो सेट लेते हैं धागों के जिससे कि कपड़ा बनाया जाता है। और दूसरी फोटो में आप मशीन देख रहे हैं जो आजकल इस्तेमाल की जाती है कपड़ा बनाने के लिए। हमने अभी बात की कि कपास से कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो पटसन है यानी कि जूट है, उससे हम कैसे तंतु या सूत या धागा बनाते हैं। पटसन तंतु को पटसन पौधे से प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पौधे के तने से हम इसके तंतु प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। और जब इसके अंदर फूल आते हैं तब हम पटसन की फसल को काट लेते हैं। और फसल को काटने के बाद जो इसके तने होते हैं उनको कुछ दिनों तक पानी में डुबो कर रखते हैं। ऐसे करने से क्या है कि तने गल जाते हैं और हम हाथों से पटसन के तंतुओं को अलग कर सकते हैं। और इन तंतुओं को पहले हम सूत में या तागों में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद इससे वस्त्र बनाते हैं, या हमें रस्सी बनानी है, या हमें बैग बनानी है, या हमें बोरी बनानी है, वो बना लिया जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया होती है, पहले तंतु बनाना, फिर तागा बनाना, फिर उससे वस्त्र बनाना। तो हमने आपको ये जो फोटो दिख रही है ये पटसन के पौधे की है। अब हम थोड़ा वस्त्रों के इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास से हमारा अभिप्राय है कि मनुष्य ने कब वस्त्रों को पहनना, बनाना, इस्तेमाल करना शुरू किया। बिल्कुल बहुत पहले आदिमानव के ज़माने में जो मनुष्य था वो वृक्षों की छाल या बड़े बड़े पत्ते या जो जानवर होते थे उनकी चमड़ी को लपेट कर रखते थे। जब इन्होंने एक जगह बसकर
रहना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, तो लोगों ने पतली पतली टहनियों या घास को बुनकर चटाइयाँ बनाई, टोकरियाँ बनाई सामान रखने के लिए, और कपड़े बनाना सीखा। उसके बाद लताओं को या जंतुओं की ऊन को या बालों को आपस में ऐंठ कर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई। अगर उन्होंने चोटी बनाना सीखा होगा तो भी वो एक तरीका रहा होगा। फिर इनको बुनकर कपड़े तैयार करना उन्होंने सीखा। भारत के अंदर गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में कपास उगाई जाती थी, जिससे सूत का आविष्कार हुआ और सूत के कपड़े भारत में पहनने लगे। वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स क्या है, एक जूट की तरह ही एक तंतु होता है। ये मिस्र में नील नदी के आसपास की जाती थी, लेकिन उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। फिर सुई का आविष्कार हुआ, और सुई का आविष्कार होने के बाद लोगों ने कपड़ों को सिलना सीखा, और एक बार सिलाई आने के बाद लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े बनाए। आज आप खुद देख सकते हैं कि एक कपड़े से कितने तरह के वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। इतनी विविधता है कपड़ों की, वस्त्रों की, मतलब एक ही कपड़े से आप बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। ये कब संभव हुआ? सुई के आविष्कार के बाद। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि हमें तंतु कहाँ से मिलते हैं, तंतुओं से धागा कैसे बनता है, धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं। इसके बाद आपका मूल्यांकन की बारी है। ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि आप कितना सीख पाए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उस नोटबुक को पढ़िए, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे विस्तार से मिलेगी। धन्यवाद।